Hello, dear all. My name is Manali Gupta, and welcome back to our Squadders YouTube platform. तो जैसे कि हम सभी ने लास्ट के सेशन में क्या पढ़ा था, द इवोल्यूशन ऑफ मनी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था. ठीक है, हमने लास्ट के सेशन में पढ़ा था चेंजेस इन दी सोसाइटी स्ट्रक्चर. उसके बाद हमने पढ़ा था कि वैल्यू ऑफ मनी के बारे में, कि मनी का जो वैल्यू है वो दो तरह का होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड फेस वैल्यू. आफ्टर दैट हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, मनी के कितने तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू एंड डेफर्ड पेमेंट. उसके बाद हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू द प्लेस, टाइम एंड सर्कमस्टांसेस मनी का जो इवोल्यूशन हुआ वो किन किन स्टेजेस में हुआ. ये सारी चीज़ें हमने लास्ट के सेशन में पढ़ी थी. उसके बाद मैंने कमोडिटी मनी के बारे में डिटेल में आप लोगों को बताया था. तो ये वाला सेक्शन हमने लास्ट के सेशन में कवर कर लिया था. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप जा करके हमारे चैनल पे इस लेक्चर को अच्छे तरीके से देख सकते हैं. तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे मेटालिक मनी के बारे में. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, कमोडिटी मनी के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए थे, और कमोडिटी मनी का जो डिमेरिट्स था, कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस थे जिसकी वजह से कमोडिटी मनी अर्थव्यवस्था से आउट हो गया और मेटालिक मनी का कॉन्सेप्ट आया. तो आज हम बात करेंगे कि मेटालिक मनी क्या है, इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे. तो बेसिकली देखिए कि मेटालिक मनी जो है ना, जस्ट अ मिनट, when metals like gold, silver, copper, bronze are used as a medium of exchange, such forms of money is called metallic money. ठीक है, मेटालिक मनी किसको किसको कहा जाता है कि अगर मनी जो है एज अ गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जैसे मेटल्स का यूज हो रहा है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए, मनी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए, तो उस तरह की मनी को हम लोग मेटालिक मनी कहते हैं. तो देखिए, मैंने कमोडिटी मनी आपको बताया था. कमोडिटी मनी के बाद क्या हुआ, कैसे मेटालिक मनी का कॉन्सेप्ट आया, आज हम लोग पहले ये बात करते हैं. तो कमोडिटी मनी आउट हो गया इकोनॉमी से. ठीक है, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे, उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल करना बहुत परेशानी होती थी लोगों को. तो फिर देखिए, लोगों ने क्या सोचा ना कि क्यों ना कोई ऐसा मटेरियल, कोई ऐसी वस्तु को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज रखा जाए जो काफ़ी प्रीसियस हो, है ना, जो बहुत महंगा हो, बहुत प्रीसियस हो, और जिसकी अवेलेबिलिटी जो है ना वो बहुत रेयर हो. क्योंकि जो चीज़ रेयर होता है ना, लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं. जो चीज़ बहुत प्रीसियस होता है, लोग उसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो उस टाइम पे लोगों ने क्या सोचा कि क्यों ना हम गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज रखें, है ना. इसके पहले भी जैसे क्या होता था ना कि हर एक इंडिया का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है ना, तो हर एक जगह पे अपनी अपनी उसकी एक स्पेशलिटी है. कहीं पे आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, कहीं पर कोई पेट्रोलियम पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, कहीं पे कोयले का खदान है. तो इस तरीके से अलग अलग ज्योग्राफिकली वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. ठीक है ना. तो उस टाइम पे लोगों ने क्या सोचा ना, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर एरिया में कोई लोग रहते हैं और वहाँ पर पानी बहुत मुश्किल से अवेलेबल होता है, लोगों को बहुत मुश्किल से पानी मिल पाता है. तो लोगों ने सोचा ना कि पानी बहुत प्रीशियस है, बहुत बहुमूल्य है, तो क्यों ना हम पानी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज रखें. ठीक है, तो वहाँ तक के एरिया के लिए वो प्रीशियस था और लोग पानी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करने लगे. ठीक है, लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट का कॉन्सेप्ट आया, मतलब एक ही जगह पे तो लोग नहीं रहेंगे ना, अलग अलग जगह पे भी जाएंगे. तो जब इंटरनेशनल मार्केट का कॉन्सेप्ट आया, लोग उस स्थान से दूसरे स्थान पे जाने लगे. तो ये क्या हुआ कि चूंकि वहां पर पानी बहुत मुश्किल से अवेलेबल होता था, तो लोग वहां पर पानी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लेते थे. लेकिन हो सकता है कि दूसरी जगह पर पानी बहुत आसानी से मिल जाता हो, पास में ही नदी बहती हो, तो वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे. फिर लोगों ने सोचा कि चलो कोयले को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज रख लेते हैं, लोहे को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज रख लेते हैं. तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए. कहीं पर वो बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है तो लोग उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते थे. तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे. तब जाकर के ना मेटालिक मनी का कॉन्सेप्ट आया. लोगों ने सोचा कि गोल्ड सिल्वर के कॉइन्स जो है ना वो बहुत प्रीसियस होते हैं, तो लोग इसे आसानी से एक्सेप्ट करने लगे. तो यहाँ पर देखिए
इसका जो फीचर था, ये जो आपका मेटालिक मनी है ना, उसके कुछ फीचर्स थे। सबसे पहली बात कि ये लिमिटेड इन सप्लाई थे, ठीक है, लिमिटेड इन सप्लाई, इनका सप्लाई काफी लिमिटेड था। और इनका इंट्रिंसिक वैल्यू जो है ना, इसके फेस वैल्यू से बहुत ज्यादा था, ठीक है। चूंकि इंट्रिंसिक वैल्यू उसके फेस, मैंने लास्ट के सेशन में बताया था कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, मैं फिर से बताती हूँ। कोई भी मनी जिस रूप में है, उसका जो फेस, उसके फेस पे जो लिखा हुआ है वो उसका फेस वैल्यू होगा, और जिस धातु से वो बनाया गया है वो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है। तो चूंकि सप्लाई में ये गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स या ब्रॉन्ज के कॉइन्स जो है वो बहुत लिमिटेड थे, तो उनका जो इंट्रिंसिक वैल्यू था उनके फेस वैल्यू से कहीं ज्यादा था। फॉर एग्जाम्पल, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा कि किसी भी वस्तु का इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 10 कॉइन है, ठीक है, 10 कॉइन है और 10 डिमांड, ठीक है, 10 कॉइन 10 डिमांड। चूंकि इसमें से कुछ लोगों ने क्या किया कि 2 कॉइन रख लिया अपने पास कि भाई हम इसको तो नहीं खर्च करेंगे, हम इसको जमा करके सेविंग्स करेंगे। अब अर्थव्यवस्था में कितने कॉइन्स है? 8 कॉइन्स, 8 ही सर्कुलेट हो रहे हैं, मतलब जितने भी करेंसी है वही सर्कुलेट होती है ना अर्थव्यवस्था में। उस वो देखिए, यहाँ पर एक टर्म है फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। मतलब फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम में मैं आपको आने वाले सेशन में बताऊंगी कि ये एग्जैक्टली होता क्या है, और जितने भी बैंकिंग व्यवस्था हमारे अर्थव्यवस्था में काम कर रही है ना, पूरे पूरे वर्ल्ड में जो बैंकिंग अर्थव्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था जो कार्य कर रही है वो फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम पे ही काम करती है। तो देखिए, मान लीजिए अगर 8 कॉइन है तो सर्कुलेट हो रहा है जितना बार है वो 8 ही, संख्या में वो 8 है, सप्लाई लिमिटेड है, लेकिन इतनी बार ट्रांजैक्शन होता है, इतनी बार ट्रांजैक्शन होता है, मेरे अकाउंट से उसके अकाउंट में गया, उसके अकाउंट से उसके अकाउंट में गया। तो अगर हम ट्रांजैक्शन को काउंट करेंगे ना, तो वो 8 से कई गुना ज्यादा होता है। वो एक तरह का सिस्टम है, उसी सिस्टम को हम लोग फ्रैक्शनल रिजर्व बोलते हैं, वो मैं डिटेल में बताऊंगी आगे के सेशन में। तो अभी यहाँ पे समझिएगा कि मान लीजिए कि 2 कॉइन किसी ने संभाल के रख लिया कि भाई हम तो सेविंग्स करेंगे। अब इकोनॉमी में कितने कितने कॉइन्स सर्कुलेट हो रहे हैं? तो सिर्फ 8 कॉइन्स ही सर्कुलेट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन डिमांड कितना है? डिमांड है आपका 10, डिमांड है 10, सर्कुलेट हो रहा है 8। अच्छा, पॉपुलेशन भी तो बढ़ता है ना, धीरे धीरे पॉपुलेशन भी तो बढ़ रहा है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है, पॉपुलेशन क्या करता है? वो डिमांड भी बढ़ाता है। तो डिमांड मान लीजिए धीरे धीरे अगर और बढ़े, हल्का हल्का भी, अगर 11 भी हो जाए, 12 भी हो जाए, लेकिन सप्लाई तो मेरा लिमिटेड है ना, 8 ही है सप्लाई। तो जब सप्लाई लिमिटेड हो और डिमांड बढ़ता जाए अर्थव्यवस्था में, तो उस वस्तु का मूल्य भी अर्थव्यवस्था में बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मुझे याद है कि 2004 में मैंने मैट्रिक का एग्जामिनेशन दिया था। उस टाइम पे ना गोल्ड का प्राइस था 6,000 रुपये भरी के हिसाब से, मतलब 10 ग्राम अप्रोक्सीमेटली 6,000 में मिल जाता था। मैंने परचेज भी किया था, मुझे याद है, मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए कुछ खरीदा था। तो उस टाइम पे 6,000 रुपीज था 10 भरी, 10 ग्राम का दाम। और आज क्या है? आज का जो रेट चल रहा है, जस्ट 20 साल में 8 गुना बढ़ गया। सोचिए कि चूंकि वो लिमिटेड है सप्लाई में, लेकिन डिमांड उसका इतना ज्यादा है इकोनॉमी में, जिसकी वजह से उसका प्राइसेस बढ़ गया अर्थव्यवस्था में, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर ये मेटालिक मनी अच्छा ऑप्शन था कि लोग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन ये भी अर्थव्यवस्था से आउट हो गया। क्यों आउट हुआ? उसका रीजन ये था कि चूंकि ये सप्लाई में लिमिटेड थे, इसका गुण भी था और इसका अवगुण भी यही था कि चूंकि ये सप्लाई में लिमिटेड थे और इनका इंट्रिंसिक वैल्यू उसके फेस वैल्यू से कई गुना ज्यादा था, तो चोरी होने का डर होता था, है ना। लोग अगर उसको लेकर के कैरी नहीं कर सकते थे, कहीं आ रहे, कहीं चोरी हो गई, किसी ने छीन लिया, है ना। तो ये एक डर रहता था लोगों को। तो ये भी रीजन था कि लोग इसको कैरी करना से अवॉइड करते थे कि नहीं भाई सोना लेकर के नहीं जाएंगे, है ना। तो फिर लोगों के दिमाग में देखिए क्या आया, ये जो कॉन्सेप्ट है मेटालिक मनी का कॉन्सेप्ट क्यों गया? तो लोगों के दिमाग में आया कि क्यों ना कोई एक ऐसी अथॉरिटी हो जो मेरे सोने को, मेरे चांदी को एज अ
रिजर्व के रूप में रख ले और उसके बदले में एक पेपर साइन करके दे दे मुझे, और वही पेपर लेकर के हम जाएंगे और जाकर के ट्रांजैक्शन करेंगे, जो भी चीज़ें चीज़ें खरीदनी है उससे परचेस करेंगे, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो वहीं से देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट आया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक अथॉरिटी बनाई गई। हर एक कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, तो एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ सेंट्रल बैंक के रूप में हमारे इंडिया में एक अथॉरिटी बनाई गई ना। उसने गोल्ड रख के, और जितना गोल्ड रखा उसके इक्विवेलेंट नोट छापा। अब पेपर साइन करके देंगे, नोट छापे। देखिए नोट पे, नोट अगर आप कोई भी नोट देखोगे ना, उस पे लिखा रहता है कि मैं धारक को उतना रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, वादा करता हूँ। उसमें आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर भी होता है। तो वो एक पीस ऑफ पेपर है जो एक लीगल टेंडर मनी है। वो आपको लीगली ये आपसे वादा करता है, आपसे प्रॉमिस करता है कि उस पर जो मूल्य लिखा हुआ वो मैं आपको अदा करूंगा। तो वो एक्सेप्टेबल एवरीवेयर है, हर कोई उस मुद्रा को एक्सेप्ट करेगा। देखिए मुद्रा का ना दो टर्म है, एक होता है फायट मनी और एक होता है लीगल टेंडर मनी, ठीक है ना। तो लीगल टेंडर मनी और फायट मनी में डिफरेंस क्या होता है कि फायट मनी जो है ना वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन लीगल टेंडर मनी जो है ना एवरीवेयर एक्सेप्टेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि अगर आप हल्दीराम जाते हैं या किसी भी रेस्टोरेंट में, मान लीजिए अगर आप जा रहे हो और आपको अगर कुछ खाना है, तो कई लोग ना टोकन मनी रखते हैं। टोकन टोकन मनी आपने नाम सुना है? टोकन, वो आपको टोकन प्रोवाइड कर देंगे और आप उसके लिए पे करोगे, वो टोकन लोगे और आप वेट करो, आपका टर्न आएगा। आप जब उस टोकन को दिखाओगे तो उसके बदले में आपको जो भी आपने परचेज किया वो आपको मिल जाएगा खाने के लिए। तो वो जो टोकन है वो एक फाइट मनी है, ठीक है, उस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसी रेस्टोरेंट के अंदर। लेकिन क्या वो टोकन मनी आप बाहर लेकर के जाओगे, किसी रिक्शा वाले को दोगे और कहोगे कि भाई मुझे थोड़ा स्टेशन छोड़ दो, तो क्या वो छोड़ेगा? क्या वो एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वो टोकन मनी एक फाइट मनी तो है, लेकिन लीगल टेंडर मनी नहीं है। समझ में आया? लीगल टेंडर जो एवरीवेयर एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। तो इसी तरीके से लोगों के दिमाग में आया कि नहीं भाई, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो हमें ये लीगली लिख करके दे कि हाँ भाई आपने जो पैसा, आपने जो सोना हमें दिया है उसके बदले में ये आप कागज लो, और वो हर कोई एक्सेप्ट कर ले। तो इसी तरीके से पेपर मनी का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। पेपर मनी का कॉन्सेप्ट आया अर्थव्यवस्था में, और अभी भी है, पेपर मनी का कॉन्सेप्ट है, सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो देखिए एक चीज़ मैं और बताऊंगी, और भी तरीका होता है। जैसे कई बार आपने सुना होगा ना, बहुत सारे बिजनेसमैन क्या करते हैं ना कि मान लीजिए किसी से ट्रांजैक्शन करना है, 10 लाख 20 लाख का ट्रांजैक्शन है, तो वो लोग क्या करते हैं कि एक 10 रुपए का नोट दे देते हैं, उसका सीरियल नंबर नोट कर लेते हैं और कहते हैं भाई ये तुम लेकर के जाओ, और जिससे भी पैसा लेना है उसको बता देते हैं कि इस सीरियल नंबर का अगर वो 10 रुपए का नोट लेकर के आएगा तो उसको पैसा दे देना। तो वो एक तरह का एक छोटा सा रूप आप देख सकते हैं कि किस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट आया, पेपर मनी का कॉन्सेप्ट आया। तो वही कॉन्सेप्ट है वो, है ना, पेपर मनी का कॉन्सेप्ट आया। पेपर मनी एकदम एक्सेप्टेबल है, इसमें वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक मुद्रा में होनी चाहिए। ये एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इसका एक स्टोर वैल्यू हो, हम कितने दिनों तक भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं, कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसका एक एग्जैक्ट मेजरमेंट है, मेजर्ड वैल्यू है ना, एक मेजर्ड वैल्यू भी है, और साथ ही साथ इसका हम डेफर्ड पेमेंट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूचर में किसी को उधार देना हो, डेफर्ड पेमेंट, तो ये सारे के सारे गुण इसमें है, इसलिए भी ये आज भी प्रचलन में है, लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद क्या, तो लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से मुद्रा के रूप को और बदला है, और बदला, और बदल करके क्या कर दिया, देखिए क्रेडिट मनी, क्रेडिट मनी का कंसेप्ट। तो ये सारी चीजें भी हैं अभी अर्थव्यवस्था में, ये सारी चीजें अभी चल रही है, लेकिन पेपर मनी भी है। तो लोगों ने सहूलियत के हिसाब से इसे चेंज किया है। अब क्रेडिट मनी क्या होता है? क्रेडिट मनी देखिए इसका बहुत कितना सारा एग्जाम्पल है। क्रेडिट मनी का मतलब, जैसे मान लीजिए कि कैश डिपॉजिट स्लिप हो गया, आपका चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, ये सब के सब ना क्रेडिट मनी का एग्जांपल्स है, ठीक है, क्रेडिट मनी का एग्जांपल है। कोई भी आप कोई भी स्लिप है, किसी बैंक का कैश डिपॉजिट स्लिप है, या फिर आपका मान लीजिए चेक है, तो ये एक तरह का क्रेडिट है। आप चेक है, साइन करके दे दिए, है ना, साइन करके दे दिया, आप जाओगे, अब उसको जब बैंक में लेकर के जाओगे तो उसके बिहाफ में आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये जस्ट लाइक अ क्रेडिट मनी। ड्राफ्ट, आपने किसी के नाम से ड्राफ्ट बनाया, वो कागज स्लिप ड्राफ्ट बनाया, वो ड्राफ्ट जब आप ले जा करके सबमिट करोगे तो उसके बिहाफ में जिसके भी नाम से वो ड्राफ्ट है वो पैसा उसको ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्रेडिट मनी बेसिकली क्या है, तो देखिए क्रेडिट मनी
is that type of money which is backed by a promise to pay made by someone in future. ठीक है ना, क्या है कि एक तरह का बैक्ड मनी है और ये प्रॉमिस करता है पे करने का, कि अगर आप ये लेकर के जा रहे हो तो वो प्रॉमिस करता है पे करने का इन फ्यूचर, ठीक है ना, समवन इन फ्यूचर, फ्यूचर में वो पे कर देगा। तो इसको ही हम लोग क्रेडिट मनी, इसको हम लोग बैंक मनी भी, बहुत सारे लोग इसको क्रेडिट मनी को बैंक मनी के नाम से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए, इट इज क्रिएटेड बाय बैंक्स टू expand or contract demand deposits through the process of more loans, ठीक है। and fractional reserve banking is a common way that credit money is introduced in modern economy। क्रेडिट मनी का जो कॉन्सेप्ट आया है ना, ये फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट से ही आया है। तो ये बार बार मैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम जो टर्म बोल रही हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट मैं कोशिश करूंगी इसे बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँ। तो नेक्स्ट के सेशन में हम लोग इस पे बात करेंगे कि ये आखिर फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम होता क्या है। जितना भी हम बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, और वो कैसे पैसा किसी ने डिपॉजिट किया, किसी ने वहां से जा करके लोन ले लिया वहां से जा करके, तो ये सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी मॉडर्न सोसाइटी का पार्ट है, ये मॉडर्न सोसाइटी में इसी का डेवलपमेंट हुआ, प्लास्टिक मनी का। तो लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से बदला, पेपर मनी भी चल रही है, क्रेडिट मनी भी चल रही है, और प्लास्टिक मनी भी। प्लास्टिक मनी किसको बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ये सारा प्लास्टिक मनी का एग्जांपल है। तो इसका भी अपना कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स होता है, ठीक है ना। प्लास्टिक मनी का भी अपना एक मेरिट एंड डिमेरिट होता है। इसका एडवांटेजेस क्या क्या है, कन्वीनियंट है ले जाना, सेफ्टी है, डिविजिबिलिटी इशू नहीं होता है इसमें, और ये ड्यूरेबल होता है। जैसे नोट वगैरह होता है ना, नोट का भी बहुत सारा टाइप्स होता है ना, सॉइल्ड नोट, म्यूटिलेटेड नोट्स, आने वाले सेशन में बताऊंगी कितने टाइप्स के नोट्स होते हैं। और वो देखिएगा कि नोट फट भी जाता है, बहुत ज़्यादा उसका ट्रांजैक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से वो घिस भी जाता है। लेकिन ये प्लास्टिक मनी का ये सबसे अच्छा फीचर होता है ना कि ये ड्यूरेबल होते हैं, और ये डिविजिबिलिटी इशू इसमें नहीं होती है। डिविजिबिलिटी इशू मतलब जैसे कई बार देखोगे ना कि आप प्राइस, किसी वस्तु का प्राइस लिखा हुआ है 99.46 रुपीज़, है ना, तो 0.46 रुपीज़ आप कैसे लाओगे। अगर आप एज अ पेपर नोट अगर आप दे रहे हो किसी को, तो वहाँ पर 0.646 आप नहीं दे पाओगे। लेकिन ये प्रॉब्लम इसके साथ नहीं है, एकदम एग्जैक्ट आपको जितना अमाउंट देना है आप पे कर सकते हैं, है ना। उसके बाद काफ़ी कन्वीनियंट होता है, आसानी से आप इसे कैरी कर सकते हैं, लेके आ जा सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स तो हैं, लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। डिमेरिट्स क्या है कि फ्रॉड की पॉसिबिलिटी होती है, और ये इसका कुछ सर्विस चार्जेस भी लोगों को देना पड़ता है, और साथ ही साथ यूजर स्पेसिफिक होता है, मतलब जिसको इस्तेमाल करने नहीं आता है, ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सबका इस्तेमाल करने नहीं आता, तो उसे प्रॉब्लम होगा, है ना। उसे इसके पहले इसके बारे में अच्छे तरीके से जानना होगा कि इसका इस्तेमाल करते कैसे हैं, तो ये यूजर स्पेसिफिक होता है। तो कुछ डिमेरिट्स तो हैं, स्टिल ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, अभी लोग इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब तो देखिएगा कि इतने सारे कॉल्स आते हैं, हमारे यहाँ से क्रेडिट कार्ड बनवाइए, डेबिट कार्ड बनवाइए, बहुत सारे आपको फीचर्स मिलेंगे, ये फैसिलिटी मिलेगी, वो फैसिलिटी मिलेगी, तो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको, क्योंकि ये काफ़ी कन्वीनियंट है ना। लोगों ने अपने सहूलियत के हिसाब से इसका रूप बदला, और ये प्लास्टिक वाली काफ़ी कन्वीनियंट है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज वर्चुअल मनी, डिजिटल मनी। अभी सबसे ज्यादा प्रचलन में है डिजिटल मनी, वर्चुअल मनी। एक क्लिक किया पेमेंट हो गया, स्कैन किया पेमेंट हो गया, और ये इतना कन्वीनियंट है कि आजकल लोग मतलब बस फोन लेके जाते हैं और उनका सारा काम हो जाता है ना। अभी ये प्रचलन में है। तो बेसिकली वर्चुअल या डिजिटल मनी क्या है, एनी मीन्स ऑफ पेमेंट that exist purely in electronic form, then it is called digital money or virtual money, ठीक है ना।
इलेक्ट्रॉनिकली आपका पैसा ट्रांसफर हो रहा है, आपको फिजिकली लेके जाने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली वो पैसा आपका ट्रांसफर हो जा रहा है, चाहे वो गूगल पे हो, अमेजॉन पे हो, ये सारे जो फीचर्स है, पेटीएम हो, गूगल पे हो, अमेजॉन पे, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं आपके, है ना, वर्चुअल मनी के, डिजिटल मनी के, ठीक है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मोबाइल फोन आजकल लोग इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फोन होना चाहिए, मोबाइल के साथ अब सब कुछ कनेक्ट हो जाता है। तो इसका भी कुछ डिमेरिट्स है ना। अब जैसे देखिए एक और है, बिटकॉइंस का नाम आप लोग सुने होंगे, बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसी। ये भी मैं लेक्चर आने वाले सेशन में इसको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी आप समझ लो कि आजकल लोग इसमें भी बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिटकॉइंस एंड क्रिप्टो करेंसीज में, और इसमें इन्वेस्टमेंट करने से काफ़ी सारा बेनिफिट्स मिलता है लोगों को। तो ये सब लगभग ये सब के सब ना वर्चुअल एंड डिजिटल करेंसीज के एग्जाम्पल हैं। तो इसका भी बहुत सारा डिमेरिट्स है कि फ्रॉड होने का डर रहता है, ऑनलाइन है तो अगर आपको नहीं, आप अवेयर नहीं हो, आपको पता नहीं है, तो आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है, आपके अकाउंट से पता चला कि पूरा का पूरा पैसा एक बार में आउट हो गया। तो बेसिकली ये जो पूरा लेक्चर था, ये जो पूरा सेशन था, मैंने आपको यही बताया कि मनी जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक पार्ट है हमारे लाइफ का, और उसके बिना हम अपने लाइफ को सोच ही नहीं सकते, है ना। हर एक चीज़ के लिए पैसा चाहिए, हर एक चीज़ के लिए पैसा चाहिए। तो ये पैसे का आखिर जन्म कैसे हुआ, कैसे लोगों के दिमाग में आया कि हमें मुद्रा का विकास, मुद्रा होनी चाहिए वस्तुओं के ट्रांजेक्शन के लिए, फिर मुद्रा अगर है तो फिर वो उसमें है ना इम्प्रूवमेंट होता चला गया, उसका इवोल्यूशन होता चला गया, और कैसे कैसे वो पहले कमोडिटी मनी था, फिर मेटालिक मनी आया, फिर पेपर मनी आया, फिर क्रेडिट मनी आया, बैंक मनी आया, फिर आपका प्लास्टिक मनी आया, एंड देन वर्चुअल करेंसी एंड क्रिप्टो करेंसी। आने वाले समय में और भी सारे इवोल्यूशन हो सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको ये सारी चीज़ें क्लियर की। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करिए, एंड हमारे साथ बने रहिए, और अपनी तैयारी को डट के पूरा मजबूती के साथ आप आगे बढ़ो। हम सभी आपके साथ हैं, हमारी पूरी स्क्वाड की टीम आपके साथ है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।